आज के इस व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है उसको समझेंगे और परंपरा कैसी रही है, उसका क्या स्वरूप रहा है। तो इस व्याख्यान में हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जेनागल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज पिडावा से। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है और इससे जो हमारे विद्यार्थी हैं वो क्या सीखेंगे। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि विद्यार्थी से साहित्य इतिहास की अवधारणा से परिचित हो सकें कि साहित्य के इतिहास की अवधारणा क्या रही है। क्योंकि एक तो इतिहास की अवधारणा हमारे सामने जिस तरह से पेश की जाती है उस तरह से साहित्य के इतिहास की अवधारणा पेश नहीं की जाती है। इसलिए इस सत्र के बाद विद्यार्थी जो हैं वो इससे परिचित हो सकेंगे कि साहित्य की अवधारणा क्या होती है। दूसरा कि विद्यार्थी जो हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की अवधारणा को आत्मसात कर सकेंगे। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी क्या अवधारणा है उसको भी वो समझ सकेंगे। तीसरी बात यह है कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा में योगदान करने वाले जो इतिहास हैं और इतिहास लेखक जो रहे हैं उनके अवदान से परिचित हो सकेंगे। उन्होंने क्या इसमें योगदान दिया और जो इतिहास हैं वो कैसे लिखे गए और उनकी इतिहास लेखक रहे हैं उनकी इतिहास दृष्टि क्या रही है। इन सब बातों से वो परिचित हो सकेंगे। तो ये उद्देश्य जानने के बाद सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साहित्य इतिहास की अवधारणा क्या होती है, किसे साहित्य का इतिहास कहें हम। तो उसके बारे में हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा है जिसको रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है उसकी भूमिका में रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात कही है और उसके माध्यम से हम हिंदी साहित्य के इतिहास की अवधारणा को समझना चाहेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उनके इस कथन में बहुत ही साहित्य इतिहास की अवधारणा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण विचार इसमें समाहित है। तो इसको हम 4-5 पॉइंट्स में हम देखेंगे कि एक तो ये कि साहित्य का इतिहास जो होता है वो जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। वो जनता क्या सोचती है, किस तरह से उसकी चेतना निर्मित हुई है, साहित्य उसी का प्रतिफल होता है। और इतिहास जो होता है वो उस साहित्य का, जो जनता की चित्तवृत्ति से निकला हुआ साहित्य, उसका विश्लेषण करता है। तो इतिहास का काम जनता की चित्तवृत्ति को समझने के साथ साथ साहित्य को भी समझना होता है। दूसरी बात ये निकल करके आती है कि जैसे जैसे चित्तवृत्तियां बदलती जाती हैं उसी तरह से साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो जैसे जो चित्तवृत्तियां बदली हैं, कब चित्तवृत्तियां बदली, कब उस साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन आया, वो काम भी साहित्य का इतिहास, उसको समझने का काम भी साहित्य का इतिहास करता है। तीसरी बात कि जैसे जैसे साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन आएगा वैसे वैसे साहित्य के इतिहास में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि जैसे साहित्य का स्वरूप बदलेगा वैसे ही साहित्य का इतिहास भी बदलेगा। फिर अंत में रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा कि चित्तवृत्तियों के बदलने के जो कारण हैं वो सामाजिक हैं, राजनीतिक, आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार चित्तवृत्तियां बदलती हैं। वो ऐसे ही नहीं बदल जाती, उसके बदलने के कुछ ठोस कारण होते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इन आधारों पे अगर कहें हम
तो साहित्य का इतिहास का क्या क्या काम है, यानी वो कैसे काम करता है, उसका क्या काम है मुख्यतः। जैसे हम इतिहास के बारे में मुख्यतः ये जानते हैं, जो विशुद्ध इतिहास होता है उसके बारे में अक्सर हम देखते हैं कि वो तथ्यों का विश्लेषण करता है, घटनाओं का विश्लेषण करता है, और उसके बाद में जो निष्कर्ष सामने आते हैं उनका विश्लेषण करता है। तो साहित्य का इतिहास जो होता है वो क्या काम करता है, तो और उसी में ये भी जानेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास या कोई भी साहित्य होगा वो निश्चित रूप से कोई भी साहित्य का इतिहास होगा उसका लगभग काम एक ही होगा, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, या चाहे अंग्रेजी साहित्य का हो। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो क्या, उसमें क्या बातें आएंगी, तो उसमें ये आएंगे कि रचनाकार और उनकी जो रचनाएं हैं उनका विश्लेषण करेगा वो। रचनाकार और रचना के बीच क्या अंतर संबंध है उनका विश्लेषण करेगा। रचना और रचना के बनने की कौन सी परिस्थितियां रही, दूसरी की रचनाकार किस तरह से निर्मित हो, रचनाकार को निर्मित करने वाली कौन सी परिस्थितियां रही, उसका भी विश्लेषण वो करेगा। और उसमें जो परंपरा है, परंपरा का स्वरूप कैसे कैसे रहा है, कहाँ का परंपरा में बदलाव आए हैं, किस रूप में बदलाव आए हैं, उसका विश्लेषण भी साहित्य का इतिहास करता है। और उस परंपरा में कहाँ प्रगतिशीलता आई, कहाँ रूढ़ियां आई, कहाँ उन रूढ़ियों को साहित्य ने छोड़ा, कहाँ प्रगतिशीलता को अपनाया, इन सब का विश्लेषण भी साहित्य का इतिहास करता है। हिंदी या कोई भी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो इतिहास उसके जो लेखक हैं उनकी दृष्टि, इतिहास दृष्टि का भी अध्ययन करता है। कौन कौन से अध्ययन इतिहास दृष्टियों से किस किस ने कैसे कैसे साहित्य का अध्ययन किया, वो भी साहित्य का इतिहास करता है। फिर जो मुख्य मुख्य प्रवृत्तियां रही हैं उनका कैसे उत्थान हुआ, कैसे पतन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब का विश्लेषण भी साहित्य का इतिहास करता है। अब हम जानेंगे कि इतना जानने के बाद कि साहित्य का इतिहास क्या होता है, उसका क्या स्वरूप है, अब हम ये जानेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही है। तो परंपरा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले कि आदिकाल में इस तरह के कोई भी काम नहीं हुए थे, क्योंकि आदिकाल को अक्सर लोगों ने कहा भी कि वो लड़ाई लड़ाई का युग था। उसमें ज्यादातर जो लेखक होते थे, कवि थे, उनका समय है युद्ध के मैदान में बीतता था, इसलिए उनको उतना समय नहीं था ये काम करने का कि वो साहित्य की जो जो अंग हैं, इतिहास है, उसका विश्लेषण कर सकें या उस पर मनन कर सकें। पर भक्ति काल और रीति काल में इस तरह के कुछ काम हुए हैं। वो काम ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतिहास के तमाम मानकों को ध्यान में रख कर किया गया हो, वो काम उन्होंने अपनी परंपरा से, परंपरा को ध्यान में रख करके कि वो कौन से संप्रदाय से, संप्रदाय के कवियों का विश्लेषण करना, ये सब जानबूझ के उन्होंने ध्यान में रख करके ये काम किए। तो इस तरह से जैसे हमें 84 वैष्णवन की वार्ता रचना मिलती है, 252 वैष्णवन की वार्ता मिलती है, नाभादास का भक्तमाल मिलता है, गुरु ग्रंथ साहब में भी कुछ लेखों का परिचय में मिलता है, गोसाई चरित्र में है, भक्त नामावली है, कवि माला है, कालिदास हजारा, सतकवि गिरा विलास, इन सब को हम इस दृष्टि से देख सकते हैं कि उनमें किस तरह से इन इन लोगों ने इतिहास के मानकों को ध्यान में नहीं रखा, पर इन्होंने कवियों का परिचय दिया और कवियों का के जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, तो वो आगे चल करके आज के जो इतिहास ग्रंथ हैं उनमें इन इन इनको एक हम इनको सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आधुनिक काल में जो काम हुए उनको अगर हम देखा जाए उस परंपरा में, तो सबसे पहला जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो एक फ्रेंच विद्वान गार्सन de तासी ने लिखा, इस्तवार de la literature हिंदुस्तानी, इस शीर्षक से उन्होंने इस इतिहास ग्रंथ को लिखा और ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। इसका पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। इसमें लेखक ने हिंदी और उर्दू के कवियों का वर्णन किया है और ये अल्फाबेट के क्रम में लिखा है, इसलिए इसको उस तरह से विशुद्ध इतिहास नहीं कहा जा सकता कि
क्योंकि इतिहास जो होता है उसमें काल विभाजन और उनके काल के बनने बिगड़ने की परिस्थितियां वो सब का वर्णन होता है, वो इसमें नहीं किया है। दूसरा जो इतिहास है वो शिव सिंह सरोज नाम से है, जिसके लेखक शिव सिंह सेंगर है। इसका प्रकाशन 1883 में हुआ और इस इतिहास में लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया हुआ है। इसको भी जैसे हमने पूर्व में बताया उस तरह से इतिहास ग्रंथ नहीं कह सकते। इस दृष्टि से थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण काम जो किया वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। उनका इतिहास जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुआ। इस इतिहास में जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास किया। उन्होंने राजनीतिक रूप से जैसे कि विक्टोरिया युग नाम दे दिया या फिर कबीर के नाम से काल का विभाजन नाम दे दिया, उस तरह से प्रयास किए। तो ये एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ था। उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी अध्ययन किया। भक्ति काल को इन्होंने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। तो इनके दिमाग में कुछ इस तरह की बातें थी कि जिसको आधुनिक इतिहास हम कह सकते हैं या आधुनिक इतिहास का खाका इनके दिमाग में थोड़ा बहुत था। परंतु वो जो काल विभाजन किसी ठोस परिस्थितियों के आधार पर नहीं किया। उन्होंने ठीक है सुविधा के अनुसार कर लिया, पर कोई भी जिसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम जिसको कह सकते हैं उस आधार पर काल विभाजन का प्रयास नहीं हुआ। इसी कड़ी में मिश्र बंधु ने एक महत्वपूर्ण प्रयास किया। उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। ये 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों ने मिलकर एक इतिहास ग्रंथ लिखा। इसके पहले 3 भाग थे वो 1913 में और इसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। और इसमें इस इतिहास ग्रंथ में उन्होंने व्यवस्थित रूप से काल विभाजन का प्रयास किया और इसमें 5000 कवियों को उन्होंने जगह दी। इस इतिहास ग्रंथ का आगे चलकर भी बहुत सारे लोगों ने इससे तथ्य लिए। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के संदर्भ में कहा कि जो कवियों का परिचयात्मक विवरण है मैंने इसी ग्रंथ से लिया है। तो ये आगे चल करके बहुत सारे लेखकों के लिए प्रेरणादायी इतिहास ग्रंथ रहा और उन्होंने काल विभाजन मानव मनोविज्ञान के साथ साथ में प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखा है इसमें। जैसे आदिकाल है, आरंभिक आदिकाल को आरंभिक काल कहा, उसमें चारण काल एक चारण गाथा एक प्रवृत्ति निर्धारित की उन्होंने। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा, रीतिकाल को यानी उत्तर मध्यकाल कहते उसको अलंकृत काल भी कहा। तो इन्होंने प्रवृत्तियों का निर्धारण साथ साथ में किया काल विभाजन के साथ साथ में। तो इस दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हम इसको कह सकते हैं। इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण जो काम था, बड़ा काम जो था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया हुआ काम था, यह आधुनिक जो इतिहास की अवधारणा है उस दृष्टि से किया हुआ काम था, वो रामचंद्र शुक्ल का था। इसका प्रकाशन 1929 में हुआ। इसमें ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि यह जो इतिहास था ये पहले शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। बाद में रामचंद्र शुक्ल ने इसे एक पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित करवाया 1929 में। इसमें रामचंद्र शुक्ल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब कार्य कारण की श्रृंखला के रूप में उन्होंने काम किया, जिसमें काल विभाजन के लिए कुछ ठोस कारण निर्धारित किया उन्होंने। जैसे कोई भी प्रवृत्ति आ रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण उन्होंने दिया। ऐसे ही काल विभाजन नहीं कर दिया कि चलो ठीक है हम कुछ भी नहीं मिल रहा है तो किसी कवि के नाम पे कर देते हैं, किसी लेखक के नाम पे कर देते हैं, कोई काल है उसको ऐसे ही हम विभाजित कर देते हैं, उसका नामकरण कर देते हैं। जैसे आदिकाल के बारे में, आदिकाल को आदिकाल तो उन्होंने कहा है, साथ में वीर गाथा काल कहा कि वीर गाथा की प्रवृत्तियां इस समय काफी गाई जाती थी, वीरों का गुणगान होता था, इसलिए उन्होंने उसको वीर गाथा काल कहा। और जैसे मध्यकाल है, मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। जब पूर्व मध्यकाल की प्रवृत्ति उन्होंने भक्तिकाल निर्धारित करी कि इस समय भक्ति की रचना अधिक हो रही थी। रीतिकाल के बारे में भी उन्होंने ठोस परिस्थितियां कारण सुझाए। इस दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। पर इस इतिहास में भी उन्होंने बहुत सारी कमियां रही।
उन कमियों के बारे में अगर हम देखें कि उन्होंने बहुत सारी चीजों के पीछे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को मान लिया, परंपरा को थोड़ा कम महत्व दिया। दूसरा, जैसे कबीर हैं, सिद्ध, नाथ, इनकी रचनाओं को थोड़ा महत्व कम दिया, क्योंकि उनके जो प्रतिमान थे साहित्य को देखने के, उनकी जो इतिहास दृष्टि थी, उसमें तुलसी है, काव्य रूप के संदर्भ में बात की जाए तो प्रबंध काव्य को उन्होंने महत्व दिया, है ना। प्राचीन संस्कृत काव्य परंपरा में कालिदास आदि उनके ये जो कवि थे वो उनके आदर्श थे, और उसी दृष्टिकोण से ये वर्तमान साहित्य को भी देखना चाहते थे, या फिर हिंदी साहित्य को भी उसी कसौटी पे कसना चाहते थे, जिसमें बहुत सारे कवियों को, बहुत सारे काल को उन्होंने मिसफिट घोषित कर दिया। इस कमियों को पूरा करने का प्रयास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 महत्वपूर्ण जो रचनाएं थी वो इस दृष्टि से लिखी गई, जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये 3 रचनाएं जो थी वो इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसमें जैसे उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने जो भी कमियां उनके इतिहास में रही उनको पूरा करने का प्रयास किया। जैसे इन्होंने सिद्धों, नाथों को महत्व दिया। कबीर को महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए उन्होंने जो उपेक्षा रामचंद्र शुक्ल ने की थी उसको पूरा करने के लिए कबीर शीर्षक से एक किताब लिखी अलग से। तो इस तरह से रामचंद्र शुक्ल का जो काम था उसमें जो जो कमियां थी उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरा किया, और उनके साथ में कठोर असहमतियां सताई, जहां पे रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिसाब से जो मानक गढ़े थे और उसके आधार पर साहित्य का मूल्यांकन किया था, तो उसके साथ में असहमतियां सताई। इन्होंने सिर्फ तत्कालीन परिस्थितियों को ही किसी साहित्य के बनने, बिगड़ने, प्रवृत्तियों के उत्थान पतन में कारण नहीं माना, इन्होंने परंपरा को भी महत्व दिया। तो इस हिसाब से हम देखें तो बहुत सारे इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य में लिखे गए। आगे चलकर भी बहुत सारे काम होते रहे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अलावा भी, जिसमें हम देख सकते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने लिखा, श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य नाम की एक पुस्तक लिखी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य नाम से एक किताब लिखी, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास शीर्षक से पुस्तक लिखी, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसमें सुमन राजे का भी नाम लिया जा सकता है, जिसने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जिसमें उन्होंने स्त्रीय दृष्टिकोण से, स्त्रीवादी दृष्टिकोण से उस इतिहास को देखने का प्रयास किया है, उसमें देखा है उन्होंने इतिहास को। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है उनका हिंदी साहित्य संवेदना का इतिहास को देखा जा सकता है, क्योंकि इतिहास में उनका मानना था कि इतिहास जो होता है उसमें अक्सर तथ्य, घटनाएं ऐसे उनका अध्ययन किया जाता है विशुद्ध इतिहास में, पर साहित्य के इतिहास में उन्होंने कहा संवेदनाओं का अध्ययन होता है, किस तरह से संवेदनाएं बन रही हैं, विचार बन रहे हैं, भाव बन रहे हैं, उन सब का अध्ययन जो है वो साहित्य के इतिहास में होता है। इसलिए उन्होंने उसका शीर्षक रखा हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास। तो इस हिसाब से देखें तो काफी सारे इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य में लिखे गए, अभी लिखे भी जा रहे हैं, पर आज का जो समय है उसमें जो इतिहास ग्रंथ लिखे जा रहे हैं वो आलोचनात्मक ज्यादा होते हैं, या आलोचना के रूप में ज्यादा लिखे जा रहे हैं, क्योंकि एक इतिहास में सभी विमर्शों को समाहित करना थोड़ा मुश्किल होता है और सबकी बातें नहीं आ पाती। एक इतिहास लेखक होता है, उसकी भी विचार सरणी जो है, उसके विचार वे हैं, वो भी इस तरह निर्मित नहीं होते हैं कि वो सभी को समाहित कर पाए। इसलिए आज विमर्श के हिसाब से, अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से इतिहास लिखे जा रहे हैं, और ये जरूरी भी है। और इस क्योंकि इनके तमाम विमर्शों के हिसाब से इतिहास, जैसे स्त्री है, स्त्रियों की आवाज है वो अपने हिसाब से उसको व्यक्त करेंगी, दलितों की आवाज है दलित अपने हिसाब से व्यक्त करेंगे, आदिवासी हैं वो अपने हिसाब से अपनी आवाज को व्यक्त करेंगे। तो उससे क्या होगा, उसी से हिंदी साहित्य जो है वो मजबूत भी होगा और उसके लोकतंत्र को, उसमें लोकतंत्र का विस्तार भी होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।